हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं, सर ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 के भी 5 के भी। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से। क्या कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें हमारे, क्या कि सबसे पहला आता है हमारा इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एक क्वेश्चन देख लेंगे हम। देन हमारा सेकंड टॉपिक आता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। वही, जब हमें u गिवन होता है तो v फाइंड करना होता है, जब हमें v गिवन होता है तो u फाइंड करना होता है। इसमें ही सेम हमारा एक और होता है, क्या कि जब u माइनस वी गिवन होता है तो क्या करते हैं, उसमें भी कैसे निकालते हैं एनालिटिक फंक्शन। और जब हमें u प्लस वी गिवन होता है तब भी हम उसमें एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड कैसे निकालते हैं। एफ ऑफ जेड हमारा क्या होता है, u प्लस आई वी, वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं यूनिट नंबर 4 में। फिर आता है हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिकली हमारी क्लास में हुआ नहीं है ये वाला, अभी बेसिकली हमारे क्लास में रह गया ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला टॉपिक बेसिकली, जिसमें हमारा कन्फर्मल मैपिंग भी आ रहा था। तो इसका जस्ट एक क्वेश्चन है जो कि मेरे को लग रहा था आ सकता है, जो कि सर ने भी इस यूनिट में दिया है, जो कि हमारा ये है, ये क्वेश्चन नंबर 4। तो इसकी मैं जस्ट, इसका सॉल्यूशन है ये एकदम एज इट इज बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एज इट इज ये हमारे बुक का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या करा, जस्ट इसकी मैं वो कर दूंगा, क्या होता है कि इसका मैं पीडीएफ जस्ट अपलोड कर दूंगा साथ ही। सेम क्वेश्चन है बुक में, ये पेज नंबर 4.457 पे है, 4.57 पे है, वो सेम क्वेश्चन है ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चन हम देख लेंगे एक बार। उसके बाद हमारा टॉपिक देखते हैं हम कौन सा, ये वाला। क्या होता है, सॉल्व इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ये भी हम यूनिट नंबर 4 में देख चुके हैं। ठीक है, सॉल्व इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ये यूनिट 5 का टॉपिक है, जो हमने लास्ट वीडियो जो में आई थी पार्ट 2 में, उसमें ये वाला टॉपिक है कॉची रेसिड्यू थ्योरम। फिर आता है एक्सपेंड द फंक्शन बाय टेलर और लॉरेंट सीरीज, ये भी हम देख चुके हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कल जो बेसिकली पेपर है हमारा मैथ्स का, उसमें बेसिकली क्या होगा, या तो 8 मार्क्स में यूनिट 4 से या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा या तो फिर ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो दोनों में से एक आएगा। तो बाइलिनियर वाला तो मैं छोड़ दूंगा ऑफकोर्स, क्योंकि ये मैंने करा ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, हमारी क्लास में हुआ ही नहीं है वाला टॉपिक। तो ये वाला क्वेश्चन आएगा इसके और में, तो ये वाला पार्ट कर दूंगा। और देन हमारा आता है ये यूनिट नंबर 5 से, या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा कंफर्म, या तो 8 मार्क्स में ये वाला कंफर्म आएगा। इन दोनों में से कोई एक आएगा। इन दोनों में ये दोनों टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं, तो इनमें जो सा इजी लगेगा हम वो कर देंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो सर ने हमें भेजे यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 से। ठीक है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, चले यूनिट नंबर 4 से देखते हैं। वो असाइनमेंट 4 हमारा जो है इसमें यूनिट नंबर 4 से है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कि शो करना है दैट एफ ऑफ जेड जो है हमारा, वो हमारा क्या है, कॉस जेड, वो हमारा एनालिटिक फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बार देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो इसे मैंने जल्दी से सॉल्व कर लिया था कॉपी में। तो देख लेते हैं क्या कि शो करना है हमें कि हमारा ये जो है वो फंक्शन हमारा एनालिटिक है। तो मैं सबसे पहले क्या करा, cos z को हमने क्या लिख लिया, ये cos z को लिख लिया, वो z की जगह x प्लस आई वाई, ये हमारा z की वैल्यू होती है। फिर हमने कहा इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा cos a प्लस बी वाला, क्योंकि यहाँ पे a x है और b हमारा क्या है आई वाई। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला हमने फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन है साइन b, ये वाला हमने फॉर्मूला लगवा दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हमारा ये वैल्यू हो गई। अब क्या होता है इन क्वेश्चन में ना, जो हमारा cos z हो गया या sin z हो गया, तो उसमें क्या होता है बेसिकली ना, हमें ये देखना होता है कुछ, ये सर ने हमें फॉर्मूले लिखवाया था, क्या कि अगर cos आई क्यू होता है तो वो क्या होता है cos एच क्यू में कन्वर्ट हो जाता है, या हाइपरबोलिक होता है एच। ठीक है, तो साइन आई क्यू जो होता है हमारा आई साइन एच क्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अगर डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स का, किसका, साइन एच एक्स का, तो हमारा cos एच एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर cos एच एक्स का करते हैं तो वो साइन एच एक्स में हो जाता है कन्वर्ट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इसमें यूज होंगे। ठीक है, तो सिंपल हमने ये वाला फॉर्म बना लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, सिंपल हमने एफ ऑफ जेड हमने जब इसे ओपन कर लिया, तो यहाँ पे हमने सिंपल एफ ऑफ जेड बनाने से पहले जब हमने इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाई थी, कौन सा फॉर्मूला लगाया, cos a प्लस बी का, तो इसमें हमने cos आई वाई की वैल्यू चेंज करी है, जो हमें cos एच वाई है, और यहाँ पे sin आई वाई की वैल्यू चेंज की, यहाँ पे आई sin एच वाई है। ठीक है, तो हमने चेंज कर ली इसकी वैल्यू। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इसे एफ ऑफ जेड बन गया हमारा ये। ठीक है, जब इसे ओपन कर लिया तो एफ ऑफ जेड जो होता है हमारा क्या होता है, यू प्लस आई वही होता है। ठीक है, तो मैंने यू की वैल्यू लिख ली यहाँ से, और जो आई के साथ होता है वो हमारे वी की वैल्यू होती है। वी हमारा क्या है, माइनस साइन एक्स साइन एच वाई। ठीक है, फिर हमने क्या हुआ, जब एनालिटिकली क्या होता है, सबसे पहले हमारी जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो हमारी होती है क्या, कि वो क्या होता है, वो इक्वेशन हमारी क्या होता है, वो हमारी सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, होल्ड करे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सी आर इक्वेशन लिख ली। सी आर इक्वेशन हमारी क्या होती है, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू वी एक्स होती है। ठीक है, ठीक है, फिर हमने क्या देखा, इसे मैंने दफ्तर में करा था, सिंपल आप भी करके देख लेना, बहुत ईजी है। क्या कि इसे डिफरेंशिएशन करना है नॉर्मल, कि आपको क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे थे, यू एक्स हमारा वी वाई के इक्वल आ रहा था और यू वाई हमारा वी एक्स के इक्वल आ रहा था, तो होल्ड ट्रू। ठीक है, एक सेकंड अगर आपको लगता है, एक सेकंड मैं देखता हूँ मैंने कहाँ पे करा था इस रफ में, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ये मैंने रफ में करा था। ओके, तो
एक सेकंड में जरा ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहाँ इसे रफ में मैंने इसे पूरा प्रॉपर सॉल्व करा था जब ये एक दूसरे के इक्वल आ रहा था, देन ही मैंने इसे लिखा था यहाँ पे। ये मैं देख लेता हूँ, मेरे को मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड। ये रहा। जल्दी देख लेते हैं हमारा क्या। u की वैल्यू हमारी cos x cos y आ गई थी, और v की वैल्यू है माइनस sin x h y आ गई थी। हमने ये वाली इक्वेशन, हमने एक CR इक्वेशन होती है, इसको हमने जरा ओपन कर लिया u ये, ठीक है। इससे हमने कहा du बाई dx निकाला यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आई। dy ओवर dx निकाला, ये वैल्यू आई। du ओवर dy निकाला, ये वैल्यू आई। dv ओवर dx बाय निकाला हमने, ये वैल्यू आई। अब मैंने क्या, आप इक्वल करके देख लेना, एग्जैक्ट ये इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम देखा यहाँ पे CR इक्वेशन हमारी जो होती है होल्ड कर गई, सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। तो हमने देखा, और हमें पता है कि क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा u x पार्शियल डेरिवेटिव जो निकालना है, हमें u x u y वी एक्स वी वाई सारे हमारे कॉन्टिन्यूस, क्यों? क्योंकि उसमें साइन और कॉस ही आ रहा है, और साइन और कॉस अगर आप एज वी नो ऑल नो दैट कि वो उसका हमेशा कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा एक तो सीआर इक्वेशन नेसेसरी वो भी होल्ड ट्रू हो गई, उसके अलावा सारे पार्शियल डेरिवेटिव हमारे कॉन्टिन्यूस हो गए। तो इसका यही दो वो कंडीशन होती है हमारा कोई भी फंक्शन एनालिटिक करने के लिए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, कॉस एक्स हमारा क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 सच दैट द फंक्शन f of z, ये हमारा जो है ये भी लिखा है, इज एनालिटिक, ठीक है। एनालिटिक करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, नॉर्मल एनालिटिक कंडीशन के लिए हमारी ये थी कि सीआर इक्वेशन हम देख लेते थे एक बार कि सीआर इक्वेशन हमारी क्या सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। ऐसा हमने सेम क्वेश्चन एक हमें सर ने हमारी कॉपी में भी कराया था, आपको मैं जस्ट एक सेकंड दिखा देता हूँ। सर ने हमें कॉपी क्वेश्चन में भी, कॉपी में भी एक क्वेश्चन कराया था, ये सेम एज इट इज, लेकिन उसमें क्या था, वैल्यू जस्ट अलग थी। आपको मैं एक सेकंड रुकना, आपको मैं दिखाता हूँ। हम्म, ये रहा। ये वाला क्वेश्चन था, ये मैंने यूनिट 4 में, जब मैंने यूनिट 4 पढ़ाया था, तो उसमें मैंने अब कौन सी वाला क्वेश्चन करा था। इसमें क्या था, फाइंड वैल्यू ऑफ C1 C2 निकाल लिया, फंक्शन जो है बेसिकली एनालिटिक है। तो यहाँ पे मैंने वही CR इक्वेशन को होल्ड कराया था, वैल्यू जब करी वहां से हमारी C1 और C2 की वैल्यू निकल गई थी। भाई ये इसमें क्या हुआ, हल्की वैल्यू अलग है बस। इसमें क्या हुआ, लेकिन जब हमने इसमें CR इक्वेशन होल्ड कराई ना, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ ना, कि यहाँ पे जो मेरी ये वाले बेसिकली ये पहले वाली इस कंडीशन से जो हमारी वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, और हमारी दूसरी कंडीशन से इसकी वैल्यू ये आ रही है। तो इसलिए इसमें क्या दिक्कत आई कि हमारा दोनों अलग अलग में, एक एक तरफ हमारी C1 आनी चाहिए थी, एक तरफ हमारी C2 आनी चाहिए थी, जिससे कि हम क्या होते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं। लेकिन इसमें शायद इस क्वेश्चन में शायद पर्टिकुलर कोई दिक्कत हुई, पता नहीं, कि इससे ये CR इक्वेशन वाली इक्वेशन से हमारा इसका आंसर नहीं आया। फिर मैंने कहा कि इसका आंसर कैसे होगा, फिर मैंने कहा एक प्रॉपर्टी हमें और पता था क्या, कि अगर हमारा फंक्शन u प्लस आई वी जो होता है हमारा एनालिटिक फंक्शन है अगर, तो देन क्या होता है कि बोथ u एंड v हमारा हार्मोनिक फंक्शन होता है, और उसको हम ऐसे ये अगर वो एनालिटिक है तो हार्मोनिक फंक्शन है, फिर हमारा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो ये वाली कंडीशन मैंने डाली, तो इस वाली कंडीशन से मेरा C1 की वैल्यू 1 आ रही है, -1 आ रही है, और C2 की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। तो अब आप देख लेना कि कब दोनों में से कौन सी कंडीशन लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा कौन सा है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज इतना। इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या होता है, फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आई वी होता है, u हमारा वो रियल पार्ट होता है, v हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो उसने बोला ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, अब आप एनालिटिक फंक्शन निकालो। एनालिटिक फंक्शन मतलब f ऑफ z निकालो, ठीक है। हमें v गिवन है और हमें u निकालना है, तो हमने ये इसके लिए कौन सा मेथड देखा था, मिलनेस थॉमसन मेथड देखा, जिसमें हम क्या करता है, u गिवन है तो हम v निकाल देते हैं, v गिवन है तो हम u निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा v गिवन है, यहाँ पे हम u निकाल लेंगे, और फिर f ऑफ z में क्या करेंगे, u प्लस आई वी कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। तो इसमें क्या है, फाइन हमने एक क्वेश्चन लिख लिया जल्दी से, हमने एफ ऑफ जेड निकाला, यू प्लस आई वी लिख लिया, उसमें हमें वी गिवन है, इमेजिनरी पार्ट क्वेश्चन में एज लिखा हुआ है, क्वेश्चन में हमने इमेजिनरी पार्ट लिख लिया। हमने यूज करा मिलन थॉमसन मेथड को, हमने सॉल्व करा इससे डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। डी वी बाई डी एक्स हमें क्या डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू और डी वी बाई डी वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं हम जल्दी से। डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हम 5 1 से डिनोट करते हैं, डी बाई डी वाई की वैल्यू हम 5 2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जस्ट 5 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 5 1 z कॉमा 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने इस फर्स्ट वाली में वो x की जगह z और y की जगह 0 वैल्यू डाली, तो इसकी वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या करा, 5 2 वाले में 5 2 जब जिसको हमने एज्यूम करा, ठीक है, उसमें हमने x की जगह z और y की जगह 0 डाला, तो उसमें हमारी वैल्यू 0 आ गई। अब f डैश z का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली किसके लिए, जब हमारा v गिवन होता है तो ये वाला फॉर्मूला होता है 5 2 z कॉमा 0 प्लस आई 5 1 z कॉमा 0। तो हमने ये वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसे f डैश z की वैल्यू यहाँ पे ये तो हमें करना है यहाँ पे इसका इंटीग्रेट निकालना है, क्यों, क्योंकि हमें f और z चाहिए।
तो यहाँ पे हमने इसका इंटीग्रेट करा तो हमने क्या देखा, यहाँ पे e की पावर माइनस जेड है और अंदर की तरफ भी वन माइनस जेड है, मतलब ये यहाँ पे एक एलजेब्रा है और एक हमारा क्या है, कौन सा फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमने अकॉर्डिंग टू आईलेट, ILATE, आईलेट में हमने क्या देखा, पहला हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, सेकंड हमारा लॉगरिथमिक होता है, ए हमारा एलजेब्रा होता है, एलजेब्रा फंक्शन, टी हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है, ई हमारा एक्सपोनेंशियल होता है। तो हमने देखा हमें अकॉर्डिंग टू चलना होता है, लेफ्ट टू राइट चलना होता है, हमें मान के चलना होता है जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और बाद वाले को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो पहले हमारा कौन सा आता है, एलजेब्रा, तो हमने वन माइनस जेड को हमने फर्स्ट माना, फर्स्ट फंक्शन, और ई हमारे पास लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल, तो उसको हमने सेकंड फंक्शन माना। तो यहाँ पे हमने आइलेट का फॉर्मूला होता है बेसिकली, फर्स्ट को हमने एच देना है और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कराना है डी एच जेड के रिस्पेक्ट में माइनस, फिर हमने बड़ा वाले का इंटीग्रेशन, फिर हमें फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कराना है, फिर हमें सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कराना है, उसके बाद इस पूरे का हमें वापस से इंटीग्रेशन कराना है। ठीक है, तो हमने जस्ट वैल्यू डाली, इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाया, जहाँ पे मैंने जस्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे मेरा सब कट के यहाँ पे ये वाला आंसर आया। बाई चांस मैंने तो वैसे पूरा ट्राई करा है कहीं पे कोई गलती ना हो, लेकिन बाई चांस ऐसा हो सकता है कि मैंने कहीं पे गलती हो गई हो, छोटी मोटी गलती, तो आप एक बार कंफर्म करना है, अगर बाई चांस मेरी गलती हो गई, आंसर कुछ और आ रहा हो तो जस्ट मेरे को लेट मी नो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में यूनिट नंबर 4 में जो ये क्वेश्चन है, ये वही वाला टॉपिक है जो हम हमारी क्लास में बेसिकली नहीं हुआ है, बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जिसका मैप बेसिकली मैप द पॉइंट इतना 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 रिस्पेक्टिवली। तो इसका मैं जस्ट वो 3 पेज जो मैंने जस्ट निकाले थे बुक के प्रिंट करवा के, वो मैं जस्ट पीडीएफ में डाल दूंगा, वो आप 3 पेज देख लेना, वो एज इट इज, क्योंकि कल भी अगर आता है तो मैं ये 3 पेज पढ़ के जाऊंगा, तो आप ये 3 पेज देख लेना इसका, ये वाला क्वेश्चन, बस ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला मेरे को खुद जब क्लास सर ने पढ़ा तो मैं कैसे बताऊं इसे। ठीक है, तो ये लास्ट, ये 5th क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द इनवेरिएंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है बेसिकली, ये कई तरह से आता है, बेसिकली इनवेरिएंट भी लिखा होता है, या फिर जब हमने टॉपिक में देखा था तो ये ऐसे भी आता है, इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 4 लाइन क्वेश्चन है, बस क्या होता है, इनवेरिएंट निकालना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, बस w की जगह z लिखना होता है, पुट w इक्वल्स टू z इन फर्स्ट, हमने इसमें ये डाला, जस्ट हमें यहाँ पे z डालना है और इस वाले को जस्ट उधर मल्टीप्लाई करा के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जस्ट लेफ्ट और राइट में जो भी हमारा सेम आ रहा है उसको हमें माइनस करना है आपस में। ठीक है, हमने यहाँ पे 7z में से 2z देगा तो माइनस करा, हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई, फिर हमने उसका जब क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट जो होती है वो हमने करा, इसके हमारा रूट उसके -6 और 1 आ गया, यही हमारे इनवेरिएंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या गलती करी, यहाँ पे मैंने ये गलती करी कि यहाँ पे हमें साइन देखना होता है, जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें साइन देखना होता है। क्या, इसने बोला हमें माइनस करके 5z लाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने प्लस से कर दिया, 2z प्लस 3z कर दिया, क्योंकि 6 का रूट 6 के फैक्टर हमारे क्या होता है 2 3 होते हैं, तो मैंने 2z प्लस 3z कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस करके बोला है, तो माइनस करके जब क्या होता है तो 6z माइनस z होगा, तो एक्चुअल में ये स्टेप है ना कि ये, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाता। तो मैं समझ गया था कि यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली यहाँ से इस तरीके से होगा, एक्चुअल तरीका ये है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा, यूनिट 4 के सारे क्वेश्चन फिनिश कर दिए। ठीक है, बस ये वाला क्वेश्चन आप खुद देख लेना बस, इसके मैं पीडीएफ, इसके 3 पेज के जो क्वेश्चन है बुक का, सेम क्वेश्चन यही है, वो मैं पीडीएफ में जस्ट अटैच कर दूंगा। ठीक है, अब हम करते हैं बेसिकली यूनिट 5 पे क्वेश्चन। यूनिट 5 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सर ने हमें बताया, जस्ट सर ने भेजे थे ये। ठीक है, प्रूव दैट करना है कि ये जो है हमारा डी जेड अपॉन में जेड माइनस, इसका इंटीग्रेशन जो होता है 2 पाई आई के इक्वल होता है, वे सी जो है हमारा सर्कल है। ठीक है, ये हमारी सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, और बी वाला देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले ये देख लेते हैं 5th का फर्स्ट। ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या होता है, हमने ये वाला क्वेश्चन करा तो हमने यार डी जेड को हमने इसके प्रूफ करना है। ठीक है, एल एच एस आर एस के प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने ये लिखा जेड माइनस मॉड ए जो होता है इक्वल्स टू आर होता है, जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर ई की पावर आई थीटा होता है। अब आप बोलेंगे कि आपने ये कैसे लिखा, z माइनस ए इक्वल्स टू आर ई की पावर आई थीटा, तो मैं आपसे पहले बताता हूँ ये मैंने कैसे लिखा। सबसे पहले मैं इसका प्रूफ है बेसिकली प्रॉपर, ये क्या होता है, हमने देखा z माइनस मॉड z माइनस ए इक्वल्स टू आर, ये हमारी जनरल इक्वेशन सर्कल की कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमने अभी देखा एनालिटिक, हम क्या कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमारा ये बेसिकली जनरल इक्वेशन है सर्कल का। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या, फिर हमारा बेसिकली आता है कि z माइनस ए इक्वल्स टू आर ई आई थीटा। ठीक है, हमने चलो मान लिया वाला। ठीक है, हमने ये मान लिया। ठीक है, ये कि ये तभी पॉसिबल है जब हमारा क्या होता है थीटा जो है 0 डिग्री से 2 पाई के बीच में है। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये मान लिया, तो हमने ये गलती भी हो सकता है, तो हमने अगर जस्ट हमने इमेजिन करा कि जस्ट z माइनस ए इक्वल्स टू आर ई आई थीटा होता है, तो हमने इसका प्रूफ देखा क्या कि ई आई थीटा हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमने अभी पहले ही पढ़ा था ई आई थीटा की वैल्यू की होती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हमने आर से मल्टीप्लाई कराया दोनों में। ठीक है, देन हमने अगर इसका जब मॉड निकालते हैं तो क्या करते हैं, मॉड निकालते हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो हमने इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करा, तो इसका स्क्वायर करा, यू का स्क्वायर, बेसिकली ये यू है ये वी है। ठीक है, तो मैं यू का स्क्वायर करते हैं प्लस वी का स्क्वायर करते हैं अंडर रूट में, तो यू का स्क्वायर करा फिर वी का स्क्वायर करा। ठीक है, तो हमें पता है जब थीटा हमारा 0 और 2 पाई के बीच में होता है तो बेसिकली क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से हमारा रूट करके आर वैल्यू आ गई, तो जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर। तो और जैसा हमें पता ही है कि जनरल इक्वेशन जो होती है हमारी यही होती है जेड माइनस ए का होल मॉड इक्वल्स टू आर, तो मतलब बेसिकली हम इसको ये एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे एज्यूम करा है। ठीक है,
हमने इसको एज्यूम करा, हमने डेरिवेटिव निकाला इसका, क्या होता है आर का डेरिवेटिव, क्योंकि हम किससे थीटा के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, ठीक है, तो ई की पावर आई थीटा ई पावर आई थीटा, और हम फिर एक्स करते हैं तो एक्स का वहाँ पे वन होता है, यहाँ पे एक्स करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि थीटा का वन होता है तो आई आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, जस्ट इसे क्या होता है सर्कल पे बोला था हमें कर्व के, तो हमने क्या करा इसे 0 to 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। हमने यहाँ पे डीजेड की वैल्यू, यहाँ पे डीजेड की वैल्यू वो डाल दी, और जेड माइनस ए की वैल्यू यहाँ से हमने ये डाल दी, जस्ट इसे कट के हमारा आई डी थीटा बचा, आई हमारा कांस्टेंट है तो आई हमारा बाहर आ गया, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा होता है 0 to 2 पाई, ये यहाँ से क्या हो गया आई बाहर है, और यहाँ पे 2 पाई - 0, तो यहाँ पे 2 पाई आ गया, ये हमारा आर एच एस के इक्वल हो गया बेसिकली, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या होता है इसका सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट क्या है इसका कि बी, ठीक है, दी जेड अपॉन में जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एन इक्वल्स टू 0 है, एन हमारा इज नॉट इक्वल्स टू -1 एंड एन इंटीजर वेयर, ये हमारा क्या है, ये सर्कल जो है ये, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब कहता है ये वाला क्वेश्चन कहता है सेकंड क्वेश्चन, तो हमारा इंटीग्रेशन जो है डी से में इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हमें बतानी है, एन की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। हमें अर्थ है सिंपल ये, अगेन क्या होता है इंटीग्रेशन इसके बिल्कुल बताया हमने, करा जेड माइनस ए को अगेन ये माना जैसे हमने ऊपर माना था, ऐसा प्रूव भी हम जस्ट देख के आ रहे हैं अभी हम, जब डेरिवेटिव निकाला ये वैल्यू आ गई, ये कभी जब ये इन दोनों के बीच में होगा तभी हमारा बेसिकली क्या होता है, ये हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या, कि 0 to 2 पाई हमने देखा, आर की पावर यहाँ पे क्या है जेड माइनस ए की वैल्यू हमने ये डाल दी, डी जेड की वैल्यू हमने ये पूरी डाल दी, हमने अगर जस्ट ये एज इट इज, कोई किसी को समझना है तो आराम समझता है क्या, आर की पावर एन आ गई और आर की पावर वन आ गई, तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, जब बेस सेम होता है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, तो आर की पावर एन माइनस प्लस हो गई, एन प्लस वन हो गई, ठीक है। अब ई की पावर आई थीटा एन हो गया, और ई की पावर आई थीटा हो गया, तो ई की पावर आई थीटा और बेस सेम है तो पावर कितनी हो जाएगी, एन प्लस वन हो जाएगी, यहाँ पे वही लिखा है आई थीटा एन प्लस वन लिखा है, और डी थीटा, ठीक है। हमने कहा आर हमारा बेसिकली हमें कांस्टेंट था तो आर हमारा बाहर निकल गया, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हमें करना है वो इंटीग्रेट करना है, तो हमने करा है आर एन माइनस वन को बाहर लगा लिया, और आयोटा भी हमारा जो होता है वो भी कांस्टेंट है, वो अंडर रूट माइनस वो भी हमें बाहर रख लिया, हमने इसका वो इंटीग्रेट करा ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स होता है, और जो भी हमारा उस एक्स के साथ में होता है वो हमारा क्या होता है डिनोमिनेटर में आता है, तो आई एन प्लस वन हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, आई से आई कट गया, आर एन प्लस वन और एन प्लस वन हमने इसको बाहर लिख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ई की पावर आई, ये हमारा बच गया 0 to 2 पाई, ठीक है। फिर हमने ये लिखा, फिर हमने कहा 0 to 2 पाई, हमने कहा जब 2 पाई डाला तो यहाँ पे 2 पाई आ गया, और जब जीरो डाला, जब यहाँ पे थीटा जीरो जाए तो ई की पावर जीरो जाएगा, और ई की पावर जीरो जो होता है हमारा वन होता है, तो -1 कर दिया हमने। फिर हमारा होता है ये हमने लिखा, फिर क्या होता है जैसे हमारा ई की पावर आई थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होती है, वैसे हमने कहा वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, वो कॉस आई की पावर आई थीटा वाला, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वही एन प्लस वन जितना वो भी एन प्लस वन -1 कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या होता है साइन जो होता है, साइन की वैल्यू जो होती है हर पाई पे साइन की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, ये हमें पता है, तो ठीक है। यहाँ पे कोई सा ही पाई हो उसकी वैल्यू जीरो आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या उसके साथ क्या होता है, यहाँ पे 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो, चाहे वो एन हमारा ऑड हो एन हमारा ई हो, तो बेसिकली क्या हो रहा है अगर एन ऑड है तो एन ऑड है, हमने 3 लिया, 3 + 1 4, 4 × 2 2, 8 पाई हो गया, ठीक है। तो हमारा इवन पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1 होती है, ऑड पाई की वैल्यू जो कॉस में जो होती है -1 होती है, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे अगर ऑड लेके देखा 3 लेके देखा तो हमारा 8 पाई आ रहा है, और हम ईव देख लेके देखते हैं 2, हम 2 लेते हैं ईव, 2 + 1 3, 3 2 6 वापस इवन, तो क्योंकि हमें 2 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा बाबा इवन ही पाई बन रहा है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 1 ले रहे हैं सीधा। तो हमने कहा था यहाँ पे कह रहा है वो कॉस की हमने 1 ली, और इस वाले की हमारा किसी पाई पे 0 आता है तो 1 - 1, यहाँ पे होगा 1 - 1 0 हो गया, तो ये हमारा आरएचएस के इक्वल आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने साफ लिखा है कि एन की वैल्यू -1 लेंगे, क्योंकि उस पर हमारा ये फंक्शन बेसिकली क्या हो जाए नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी देख चुके हैं, ठीक है। अब आता है हमारा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन है जो हमने जब यूनिट 4 नहीं सॉरी, ये हमारा यूनिट 5 का क्वेश्चन है। यूनिट 5 में अभी जब हमने लास्ट, ये हमारा पार्ट 1 में, हाँ पार्ट 1 में जो कॉची कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जो है उसमें जो मैंने 2 क्वेश्चन कराया ना, वो दोनों क्वेश्चन ये है 2 और 3, जो हमारी क्लास में बेसिकली क्वेश्चन हुआ है वो दोनों क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको किसी को भी देखना है तो आप कुछ मत करो, पार्ट वन का लास्ट टॉपिक हमारा है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चन एज इट इज सेम क्वेश्चन है, तो वापस कराने का कोई भी वो मतलब नहीं है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, उसको आप एक बार जाके देख लो। मैं आपको एकदम एग्जैक्ट टाइम बता देता हूँ। बेसिकली क्या है कि को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में पार्ट 1 में लास्ट में एकदम जहां पे मैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला बता रहा हूँ, वहां पे मैंने ये 2 क्वेश्चन कराया, वो दोनों क्वेश्चन इसके एक बार आपको मैं दिखा भी देता हूँ। मैंने जस्ट कॉपी में जब मैंने बताया था, तो एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पे करे हैं ये रहा बेसिकली आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, एक सेकंड, ये रहा।
बेसिकली हमने जहाँ पे पढ़ा था कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था। इसका पहला क्वेश्चन मेरा यही है, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा यही है क्या, कि 4z 4 माइनस 3z अपॉन में z z माइनस 1 z माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, 4 माइनस 3z अपॉन में z z माइनस 1 z माइनस 2, और इसका वो हमारा सर्कल जो है 3/2 तक है, तो इसका भी सर्कल हमारा 3/2 तक है ये क्वेश्चन। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा ये वाला था, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, सर्कल हमारा 3 तक है, ठीक है। ये इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ये मैंने सेम क्वेश्चन हमारे बताया, मैंने आपको टाइम में बता दिया बेसिकली। वहां पे आप लास्ट में देखना, पार्ट 1 के लास्ट में देखना, ये मैंने दोनों क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। देन हम एक काम करते हैं, अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। हमने फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया, अब हम क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा बेसिकली हल्का सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन जो है सर ने हमें बेसिकली सेमेस्टर के लिए बोला था कि सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम पहले ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम वो वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लेंगे जल्दी से, ठीक है। तो एक बार पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ पहले। क्या इसमें लिखा है, एक्सपेंड करना है इस फंक्शन को इन रीजन में मॉड z माइनस 1 में, ठीक है। तो हमें बेसिकली इन सारे क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, इसमें हमें सिर्फ इतना ध्यान देना होता है क्या, कि हमें ना इन सारी, ये हमें गिवन है कि मॉड z की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है। तो हमें इसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो हमें धीरे धीरे ना, जैसे कंडीशन लिखी होती है उसके हिसाब से हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के इसे ओपन करना होता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन जो 1 प्लस एक्स का होल पावर माइनस 1 होता है, या 1 प्लस एक्स का होल पावर माइनस 1 होता है, इसमें क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, इसमें कंडीशन होती है कि मॉड एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो इन सारे जब भी हम इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, उससे पहले हम मेक श्योर करेंगे कि हमारा मॉड जेड की वैल्यू हमारी 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे गिवन है कि मॉड जेड की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है। तो हमने इसका लगाया, हमने यहाँ से इस पूरे फंक्शन को हमने इस फंक्शन में कन्वर्ट करा। यहाँ पे मैं पहले ले लेता हूँ बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब क्या होता है, आपको बाय पार्शियल, वो पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, सिंपल। मैं आपको जस्ट बता दूं कैसे करते हैं इसको। हम पूरे को लिख लेते हैं, ए अपॉन में जेड प्लस 1 प्लस बी अपॉन में जेड प्लस 3 लिख लेते हैं। फिर हम उन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ए के ऊपर इसके डिनोमिनेटर वाला आता है, बी के ऊपर बी के साथ इसके डिनोमिनेटर वाला आता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, क्या होता है, हमें होता है एक बार जेड की वैल्यू -1 रखनी होती है, एक बार जेड की वैल्यू -3 रखनी होती है। उससे क्या होता है, हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। जस्ट आपको मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ कहाँ पे, जैसे यहाँ पे जल्दी ले लेते हैं क्या, कि एफ ऑफ जेड जो है हमारा कितना दे रखा है, 1 अपॉन में जेड प्लस 1 दे रखा है, और z प्लस 3 दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको हमने क्या माना, a अपॉन में z प्लस 1 माना प्लस b अपॉन में z प्लस 3 माना, ठीक है। अब मैं कह रहे हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं क्या, तो इसका एलसीएम अगर हम ले लेते हैं कितना आता है, 1 इक्वल्स टू में जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो a के साथ में कितना आ जाएगा, z प्लस 3 आ जाएगा, प्लस b के साथ में कितना आ जाएगा, z प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को इन पूरे प्रोडक्ट को हम कट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक बार हम z की वैल्यू -3 डालेंगे, एक बार हम z की वैल्यू -1 डालेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, z की वैल्यू -3 डालने से ये हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, -3 प्लस 2 -2 बचेगा, 1 इक्वल्स टू -2b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12, ठीक है। यहाँ पे अगर z की वैल्यू -1 डालेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पे -1 डालेंगे तो +2 बचेगा, तो 1 इक्वल्स टू 2a, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। तो हम इस पूरे फंक्शन को f ऑफ z को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे फंक्शन को हम लिख सकते हैं क्या, a अपॉन में, तो a है तो 1 अपॉन में 2 z प्लस 1, यहाँ पे माइनस माइनस का 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में z प्लस 3। इस पूरे फंक्शन को हम क्या होता है, इस पूरे फंक्शन को हम ये लिख सकते हैं, इस पूरे फंक्शन को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, यही लिखा है, जस्ट एज इट इज, देखो सेम है यहाँ पे क्या, कि 1 अपॉन में 2 z प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2 z प्लस 3, ठीक है। ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से हमने यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या होता है, हमें पता है कि z जो है, z जो है बेसिकली यहाँ पे क्या हमने क्या कर रहा है, कि हमें बेसिकली कुछ भी करके यहाँ पे हमें पहले दिखाना है कि मॉड z की वैल्यू 1 से छोटी होगी, देन हम उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, z प्लस 1 यहाँ पे ऑलरेडी है z प्लस 1, ठीक है। तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे z प्लस 3 है। तो इससे हमें कुछ भी करके हमें दिखाना है कि यहाँ पे ये बेसिकली मॉड z की वैल्यू जो होगी क्या होगी, 1 से छोटी होगी। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, जस्ट हमने क्या करा है, यहाँ पे मॉड z की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो हमें पहले पता चलेगी वो 1 से छोटी है, ठीक है। फिर हमने करा यहाँ पे, हमने क्या करे ऐसा कि हमें पता चल जाए कि मॉड z, ठीक है, एक कंडीशन के लिए तो यहाँ पे z प्लस 1 ऑलरेडी पहले से था, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट क्या हमने क्या करा, मॉड जेड की वैल्यू हमें 1 से छोटी ये पता था, हमने जस्ट क्या करा, दोनों को दोनों तरफ 3 से डिवाइड करा, तो मॉड जेड अपॉन में 3 की वैल्यू हमारी 1/3 आ गई, 1/3 से आ गई, 1/3 से छोटी आ गई, ठीक है। तो अगर 1/3 से छोटी है तो 1/3 से अगर छोटी है हमारी वैल्यू तो 1 से छोटी होगी। तो 1 से छोटी कौन सी वैल्यू है हमारी, मॉड जेड अपॉन 3, मॉड जेड अपॉन 3। तो इस वाले टर्म में जहाँ पे जेड प्लस 3 लिखा है, तो इस वाले टर्म में हमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस में क्या लाना है, क्योंकि बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स की होल पावर -1, या तो क्या होता है 1 माइनस एक्स की होल
पावर -1, तो ये तो 1 प्लस में आता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे z प्लस 3 है, तो हमें 1 प्लस में कुछ लाना होगा, 1 प्लस में लाना होगा तभी तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 प्लस में लाया, तो यहाँ पे मैंने जब 3 कॉमन लिया तो मैंने एक चीज देखा कि 1 प्लस जेड, बेसिकली हमें पता चल गया कि मॉड z अपॉन 3 की वैल्यू 1 से छोटी होती है, 1 अपॉन 3 से छोटी होती है, और 1 अपॉन 3 हमारा 1 से छोटा होता है। तो हम बेसिकली जहाँ पे z प्लस 3 लिखा है वहाँ पे हमें ये वाली टर्म बनानी है, और वहाँ पे अगर ये वाली टर्म बनानी है तो हमें 3 कॉमन लेना होगा। 3 अगर हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस जेड अपॉन 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या होता है, 1/2 इंटू 3 1/6 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या होता है, इसको हम ऊपर ले आएंगे तो ये हमारा वैल्यू जो है 1 से छोटा है, तभी हम क्या होता है यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन, नाउ अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो हमें 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स की होल पावर -1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया है, यहाँ पे भी इसका हमने एक्सपेंशन लगाया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये करना है, ठीक है। फिर हमारा आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या होता है, मॉड z की वैल्यू जो है हमारी, मॉड z की वैल्यू जो है हमारी 1 और 3 के बीच में है। तो हमें कुछ भी करके यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है 1/2z+1 या -1/2z+3, तो इसे हमें कुछ भी करके 1 प्लस की फॉर्म में लाना है, ठीक है पहले तो, ठीक है। तो मैंने कहा था यहाँ पे 1, ठीक है, हमें पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में है, तो मॉड z 1 से बड़ा है और मॉड z 3 से छोटा है। तो मैं कह रहा अगर मेरे को मॉड z 1 से यहाँ पे बड़ा है तो मैं उसे छोटा करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो हमें पता है इनइक्वालिटी, यहाँ पता है कि अगर 1 अपॉन में अगर हम वो नंबर ले जाते हैं तो बेसिकली होता है हमारे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, हमें लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पे 4 और यहाँ पे लिखा है 3, 4 हमारा ग्रेटर देन 3 है, लेकिन अगर हम 1 अपॉन में 4 करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.25 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.3 होती है। तो आप देख सकते हैं 0.25 ऑफकोर्स छोटा होता है 0.3 से, 0.33 आएगी इसकी अप्रॉक्स, ठीक है। तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज होता है जब 1 अपॉन में ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि अगर मेरे को पहली वाली कंडीशन में क्या बनाना होगा, 1 अपॉन z बनाना पड़ेगा, तब मैं क्या होता है इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ। अब सेकंड वाले पे z+3 वाले पे मेरे को क्या करना है, z+3 वाले में मैंने देखा मॉड z की वैल्यू 3 से छोटी है, 3 से छोटी है, मैंने सबसे पहले 3 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करा तो मैंने देखा मॉड z अपॉन 3 की वैल्यू 1 से छोटी है। तो मैं करूँगा, अब मैं इस वाले टर्म पे तभी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ जब मैं मॉड z अपॉन 3 बना लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मेरे को 1 अपॉन z बनाना था, 1 अपॉन z के लिए मैंने z कॉमन लिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन z बना, तो यहाँ पे अब मैं बाइनोमियल लगा सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को करना है, वहाँ पे यहाँ पे बाइनोमियल लगाने के लिए मेरे को ये वाला करना पड़ेगा, मॉड z अपॉन 3 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन z अपॉन 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करा, इसको ये वाली फॉर्म बन गई यहाँ पे, ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस z का होल पावर -1, 1 अपॉन 6 का 1 प्लस z अपॉन 3 का होल पावर -1। अब मैं इस पे आराम से बाइनोमियल लगा सकता हूँ, क्योंकि दोनों टाइम पता चलेगा कि 1 से वो क्या होता है, छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट उसकी बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, ठीक है। अब क्या होता है, जस्ट हमारा थर्ड वाला पार्ट कि मॉड z की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या करा, सिंपल कि f ऑफ z की वैल्यू हमें ऑलरेडी हमने निकाली थी बाय पार्शियल फ्रैक्शन से आराम से, ठीक है। फिर हमने जस्ट उसके आगे करा क्या कि अब हमें क्या करना है, 1 प्लस z के लिए हमें पता है कि मॉड z की वैल्यू जो है 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी है। तो हमने क्या क्या करा, मॉड z की 3 से अगर बड़ी है तो हम क्या कर सकते बेसिकली। तो मैं करा, जब मैंने 1 करा, जब मैंने 1 अपॉन में ले आता है तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाता है, तो हमारा 1 अपॉन मॉड z लेस देन हो गया 1 अपॉन 3 से। अगर 1 अपॉन मॉड z लेस देन 3 1 अपॉन 3 से हो गया तो ये हमारा 1 से छोटा होगा, ऑफ कोर्स होगा ही होगा, ठीक है। तो 1 से छोटा होगा तो क्या होता है, 1 के लिए तो हमें कंडीशन मिल गई, लेकिन अब आती है सेकंड वाले के लिए कंडीशन, z+3 के लिए। तुमने कह रहा है 3 को जब भी क्या होता है, हम इनइक्वालिटी में से होता है 1 अपॉन 4 लिखा है, और अगर लिखा है 1/2 लिखा है, और ये एज इट इज सही भी है, ठीक है। तो जब भी हम क्या होता है, इस वाले टर्म को, नीचे वाले टर्म को अगर लेफ्ट राइट भेजते, वो लेफ्ट अगर हम इधर उधर भेजते हैं, इधर उधर, जैसे मैंने 2 को यहाँ भेजा या 4 को मैंने इधर भेजा, तो अगर हमारा ये नीचे अगर पॉजिटिव टर्म को भेज रहे हैं तो हमें साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं होता। जैसे मैंने 2 को इधर भेजा तो 2/4 हो गया, अभी भी ये यही रहेगा। तो यहाँ पे कहता है 1/2 अभी भी हमारा ये रहेगा, और ये हमारा ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 3 को जस्ट मैंने यहाँ भेजा, क्योंकि मेरे को 3 के टर्म में भी कुछ चाहिए, तो 3 अपॉन मॉड z, 3 को मैंने इधर भेजा क्योंकि 3 हमारा पॉजिटिव टर्म है, तो इनइक्वालिटी का साइन हमारा चेंज नहीं होगा। तो 3 हम ऊपर करेंगे, 3 अपॉन मॉड z, ये हमारा लेस देन 1 आ गया। तो हमारी सेकंड कंडीशन के लिए ये हमें बनाना है बेसिकली। यहाँ के लिए हमने क्या देखा, यहाँ के लिए 1 अपॉन z बनाना है, हमें 1 अपॉन z बनाना है, क्योंकि 1 अपॉन z हमारा 1 अपॉन 3 छोटा है, और 1 अपॉन 3 हमारा ऑफकोर्स 1 से छोटा है, तो ये हमें कह सकते हैं 1 अपॉन z बनाते हैं। यहाँ पे z कॉमन लिया तो हमारा ये वाला टर्म बन गया 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस उसकी फॉर्म में x हमारा, और x हमारा 1 से छोटा हमने देख लिया। और यहाँ पे क्या होता है 2, यहाँ पे हमें क्या रहा है 3 अपॉन मॉड z बनाना है, तो यहाँ पे हमने कितना कॉमन ले लिया, यहाँ पे z कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 बाय z आ गया। तो यहाँ पे दोनों बेसिकली क्या होता है 1 प्लस x, हम अब एक चीज देखो कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि 1 प्लस x जो हमारा x का टर्म है ना, वो हम ट्राई करें कि 1 से छोटा हो। जैसे 1 प्लस 3 अपॉन जेड करा, तो हमने ये दोनों टर्म हम ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइड कर चुके हैं क्या, 3 अपॉन जेड 1 से छोटा है, 1 अपॉन जेड हमारा 1 से छोटा है, तभी हम यहाँ पे बाइनोमियल लगाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के हमारी सीरीज खुल जाएगी, और ये हमारा बेसिकली थर्ड वाले पास का आंसर होगा। अब क्या होता है, सर ने जो हमें क्वेश्चन दिया है बेसिकली ना, ये वाला क्वेश्चन सर ने हमें जो क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या है एक चीज कि ये वाला पार्ट जो है, फोर्थ वाला पार्ट, इसमें लिखा है 1 लेस देन मॉड z+1, और ये लेस देन आगे कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ये वाला पार्ट नहीं करा है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये गिवन नहीं है यहाँ पे कि किस पे निकालना है, ठीक है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है, हमारा लास्ट ये वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रेजिड्यू एट देयर पोल ऑफ f ऑफ z, ठीक है। बेसिकली ये हमारा क्या है, रेजिड्यू निकालना है हमारे इस पोल पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूनिट 5 का जब हमने पार्ट नंबर 2 करा था, उसमें हमारा लास्ट टॉपिक था बेसिकली क्या, रेजिड्यू निकालना, तो हमने वहाँ पे रेजिड्यू निकालना देखा था। तो यहाँ पे हम सीधा
इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रेजिड्यू निकालते हैं। तो बेसिकली क्या होता है रेजिड्यू निकालना, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया जस्ट, ठीक है। रेजिड्यू एफ ऑफ जेड हमारा ये है, जेड इक्वल्स टू 1 जो है हमारा पोलर ऑर्डर 2 का, क्योंकि इसकी होल पावर 2 है तो हमारा बेसिकली 1 जो है 2 बार आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला जो होता है nth टर्म के लिए, क्योंकि हमारा n की पावर 2 है तो उसके लिए हमारा ये वाला पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम रेजिड्यू निकालने का हमने जस्ट फॉर्मूले में क्या था वैल्यू पुट करी, n की जगह कितना हुआ 2, 2 माइनस 1 ये आया, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, यहाँ पे n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 आया, 2 माइनस 1 1 आया, यहाँ पे कितना z माइनस a की वैल्यू कितनी है 1, तो हमने 1 डाला, इसकी होल पावर कितनी है n, इसी ऑर्डर को इतना 2 2 डाला, यहाँ पे z अपॉन में फंक्शन f ऑफ z की वैल्यू कितनी है z अपॉन में z मान 1 का होल स्क्वायर हमने वो डाला, जस्ट हमारा इससे ये कट गया, हमने फिर लिमिट की वैल्यू डाली d बाई डी जेड आया z, अगर डिफरेंशिएट करना है z का विद z इसी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो हमारा कितना है 1, तो z की वैल्यू z की टेंस टू 1 है तो 1 की वैल्यू 1 आएगी, तो इसी रेजिस्टर की वैल्यू 1 आ गई एट पोल किस पे, एट पोल, पोल किस पे, एट हमारा पोल जो है z इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। हमने बेसिकली ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया। अब क्या होता है बेसिकली हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है असाइनमेंट नंबर 5 से, एक लास्ट क्वेश्चन, ये वाला लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें क्या करना है हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है। 0 to 2 पाई से डी थीटा अपॉन है 5 प्लस 3 थीटा, 5 प्लस 3 कॉस थीटा। अब ये वाला क्वेश्चन है ना एग्जैक्ट क्वेश्चन, जब हमने क्या होता है आपको मैं इसकी भी टाइमलाइन बताता हूँ एग्जैक्ट क्या है, कि ये हमने जो पांचवा यूनिट करा था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, उसमें पार्ट नंबर 2 जो है उसमें लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो यही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमारा यही है एग्जैक्ट क्वेश्चन, डी थीटा अपॉन में 5 प्लस 3 कॉस थीटा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये मैंने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करा है। हम्म, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन, ये जो था ये मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप वहां पे जाके आराम से देख सकते हैं। कौन सा मैं आपको बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में लास्ट में जाके ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने पूरा अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन किया, क्योंकि जस्ट अगर मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ तो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। आपको एज इट इज इसका आंसर पाई बाय 2 आ रहा था, अच्छे से मैंने वहां पे एक्सप्लेन करा है, ठीक है। अब इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जो कि मेरे सर ने दिया था, वो कौन सा क्वेश्चन था, मेरे सर ने बोला था वो वाला क्वेश्चन जो है बेसिकली सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हुआ ना कि वो मैं क्वेश्चन इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि वो वैसे वैसा सेम एज इट इज क्वेश्चन ये वाला था, तो मेरे को लगा कि वो वाला क्वेश्चन बता देना चाहिए, मैंने लास्ट वाली वीडियो में नहीं बताया था, तो आपको मैं वो वाला क्वेश्चन ही बताया था। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या होता है मॉड जेड में हमें क्या होता है बेसिकली सेट करना होता है मॉड जेड को, ठीक है। अभी आपको मैं जस्ट दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हम्म, ये रहा वो वाला क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है टाइप का, क्या कि अगर एफ ऑफ जेड जो है हमारा फंक्शन ये है अबाउट जेड इक्वल 0, वैलिड करना है क्या हमारा ए जो है ये मॉड जेड 1 से छोटा होना चाहिए, 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, और ये हमारा जेड हमारा मॉड जेड 2 से बड़ा होना चाहिए। जो मैंने अभी आपको सेम क्वेश्चन कराया ना ये वाला क्वेश्चन, ये ऐसा ही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या होता है जेड प्लस 1 है, तो यहाँ पे कौन सा वाला बाइनोमियल लग रहा था, यहाँ पे बाइनोमियल लगेगा 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1 हमारा बाइनोमियल लगेगा, और यहाँ पे क्या है z माइनस 1 z माइनस 2 है, तो यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1 वाला बाइनोमियल का एक्सपेंशन लेगा, सिंपल। बाकी एज इट इज सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी ये वाला क्वेश्चन करा है। तो आप ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार खुद से करना, उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसकी फोटो खींच के एग्जैक्ट मैं फोटो खींच के अभी जो मैं पीडीएफ बनाऊंगा बेसिकली नोट्स की, जो मैंने सारे क्वेश्चन करे इसमें, उसमें मैं इन दोनों के इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, तो आप आराम से वो देख के मैच कर लेना एज इट इज की आज का आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बस ये हमारा बेसिकली सेमेस्टर के लिए क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, लेकिन सर ने आज जो हमें असाइनमेंट भेजा है उसमें क्या था ये वाला क्वेश्चन दे दिया, तो मेरे को लगा अगर ये वाला क्वेश्चन दे दिया है तो वो वाला क्वेश्चन भी एज इट इज सेम है, तो इसलिए मैंने ये वाला वो वाला क्वेश्चन ही बता दिया, ठीक है। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, एक क्वेश्चन आप खुद से करना और आप आंसर मैच कर लेना, ठीक है। ओके, तो हमने अभी तक सारे कर लिए, बेसिकली हमने सारे टॉपिक देख लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है। हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए, और मैं पहले बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आपकी मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, इस क्वेश्चन की ये जो एक क्वेश्चन सर ने ये वाला कराया ना ये वाला, इसकी मैं पीडीएफ डाल दूँ, बुक का क्वेश्चन है, आप देख लेना वहां से, ये बार पढ़ के चले जाना बस, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप जस्ट टेलीग्राम पर नीचे हमारे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें आप ज्वाइन करके आप कोई भी डाउट होगा आप जस्ट डाउट पूछ लेना, ठीक है। और हो गया एवरीथिंग हमारा जस्ट फिनिश हो गया, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।